Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, in today's series, we'll be discussing about the 10,000 new electric buses in 169 cities. Next, we'll be talking about unnecessary break, in which we'll be discussing about the Western disturbance. Next, we'll be covering housing for all scheme. नेक्स्ट वील बी कवरिंग अबाउट दी कुजीना माने स्कीम। साथ ही हम डिस्कस करेंगे बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे इतना चैलेंज क्यों फेस कर रहा है। नेक्स्ट वील बी कवरिंग अबाउट दी विश्वकर्मा स्कीम, इट्स इंपॉर्टेंस और इसमें कौन से बेनिफिशियरी शामिल होंगे। और लास्टली वील बी कवरिंग अबाउट दी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। देखिए, कैबिनेट ने 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसेस को 169 सिटीज़ में चालू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये शुरुआत की जाने वाली है पीएम ई बस सेवा स्कीम के अंदर, जिसके अंतर्गत बजट रखा गया है 57,613 करोड़ रुपए। और इसी को देखते हुए सेंटर यहाँ पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए इसमें से प्रोवाइड करेगा टू ऑल द स्टेट, सो दैट व्हाट दे कैन डू, लगभग 181 से भी ज़्यादा सिटीज़ जो हैं वो 169 इलेक्ट्रिक बसेस को यहाँ पर लॉन्च कर सकेंगे और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत को आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। देखिए, ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एंटाइटल करते हुए एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि ई बसेस को यहाँ पर लॉन्च किया जा सके, सो दैट जितना भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जा सके, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। साथ ही जो यहाँ पर सब स्टेशंस वगैरह हैं इनको भी डेवलप किया जा सके। अब देखिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत, तो हमें इसको जानना भी होगा कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका उद्देश्य है एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विसेज को अडॉप्ट कर लेना, सो दैट जो नॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है इंडिया की सिटीज़ में, जो कार्बन एमिशन है, पहले तो उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस स्कीम का एक और मुख्य उद्देश्य है जो इकोनॉमिक स्केल है उसको यहाँ पर सुधारना, उसको यहाँ पर लेवरेज करना, सो दैट इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोक्योरमेंट यहाँ पर किया जा सके। इसी को लेकर इंडिया ने ई मोबिलिटी स्कीम यहाँ पर निकाली है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं फेम की। फेम स्कीम बेसिकली बात करती है फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इन 2015। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है और इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने मिलेगा कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम है, उसको एक्सेलरेट करना और उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों मदद हो सके उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराना। फेम 1 की सक्सेस को ही देखते हुए फेम 2 को 2019 में अगेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसमें एलोकेशन किया गया लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, जिसको जैसे 3 साल के लिए लाइक 2019 से 22 में यहाँ पर रखा गया। और इसके मुख्य उद्देश्य यहाँ पर थोड़े से चेंज कर दिए गए। अब ना केवल एक्सेलरेट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को, बल्कि इनके अडॉप्टेशन को भी यहाँ लोगों के अंदर बढ़ाना है। इनके मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोशन देना है ताकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको विद इन कंट्री यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके, सो दैट जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सके। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी पीएलआई स्कीम, जिसे हम प्रोडक्ट लिंकिंग इंसेंटिव फॉर एडवांस स्कीम यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर इसका मुख्य काम क्या था, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया बाय दी हैवी इंडस्ट्री इन जून 2021, जिसमें जो डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके, सो दैट जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में हो सके। साथ ही इंडिया में जो डिमांड है ईवी व्हीकल्स के लिए इन बैटरीज को अडॉप्ट करने की वो बढ़ सके। साथ ही रीन्यूएबल एनर्जी का एक स्टोरेज हमारे पास हो सके। और इंडिया, जब हम बात करेंगे ईवी व्हीकल्स के बारे में या फिर इस तरीके की सिस्टम के बारे में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इस तरीके की फैसिलिटीज़ का, इंडिया उसमें सबसे बाहर निकल कर आ सके। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं हम एल नीनो के बारे में। देखिए, हमें एल नीनो के बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में इस आर्टिकल में। सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। देखिए, एक अनएंटिसिपेटेड मॉनसून रेनफॉल हमें देखने मिली। एल नीनो का ईयर है, हमने कल भी एल नीनो को बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था, तो आज हम एल नीनो तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो हैवी मॉनसून आपको देखने मिली जून जुलाई के आसपास, जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पर टूट गया, लगभग लैंडस्लाइडेड और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हमें देखने मिली। अब ये जो अनयूजुअल वेदर पैटर्न है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि विंटर रेनफॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी के कारण आप देखेंगे माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा सा डिले होना और इंडियन मॉनसून का आपस में टकराना इस बार पूरे नदर्न इंडिया में एक अनएक्सपेक्टेड हैवी रेनफॉल का कारण बन गया। यहीं पर एक और फिनोमिना हमें समझना होगा, आर्कटिक का रोल क्या था। देखिए, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ, आप देखेंगे इट इज़ क्रिएटिंग की जो वार्मिंग है आर्कटिक की, वो यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। अब इसी की वजह से होगा क्या, जो पोलर जेट स्ट्रीम है दे आर डायरेक्ट मॉइस्चर लेडन डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, सो दे आर बीइंग मोर स्ट्रॉन्गर हेयर। और जैसे ही पोलर जेट्स यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, व्हाट विल हैपन, आर्कटिक गर्म होगा, इट विल अगेन कॉज दी लो प्रेशर बेल्ट, एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट आप देखेंगे यहाँ पर वेदर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए समझ लेते हैं आखिर वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरीके का स्टॉर्म है जो कि कैस्पियन या मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होता है और यहाँ से नॉन मॉनसूनल रेनफॉल को नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ लेके जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनको हम कई बार एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म की संज्ञा भी दे देते हैं, जो कि मेडिटेरियन में ओरिजिनेट होते हैं एंड इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है जो कि इंडिया और आसपास के क्षेत्रों में सडन शावर, स्नो या फॉग का काम करता है। चलिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम बेसिकली शब्द को यहाँ पर तोड़ के समझते हैं। देखिए, बेसिकली these are the winds whose are traveling to eastward on the high altitude as a west jet streams. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स एरिया ऑफ डिस्टर्ब्ड और रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें बोल देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम एक्स्ट्रा टॉपिकल स्टॉर्म की बात करें तो एक्स्ट्रा टॉपिकल यहाँ पर रेफर करता है एक ऐसे लो प्रेशर एरिया को, ठीक है, जो कि ट्रॉपिक्स के बाहर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यूजुअली अगर आप इनके ओरिजिन की बात करेंगे तो ये ओरिजिन होते हैं मिड लैटिट्यूड में, जहाँ पर आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स देखने के लिए मिलती हैं विद अ हाई एल्टीट्यूड विंड पैटर्न लोकेटेड अराउंड 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड इन ओनली नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये जो जेट स्ट्रीम होती है एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट का काम करती है फॉर दिस वेदर सिस्टम, ताकि यहाँ पर जो विंड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए, सवाल आता है कि इंडिया के पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर इंडिया में विंटर्स और प्री मॉनसूनल रेनफॉल आपको देखने मिलती है, स्पेशली इन द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जोन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ही हायर एल्टीट्यूड्स में आप जाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हैवी स्नोफॉल आपको देखने मिल जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चूँकि ये विंटर रेनफॉल है तो मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडिया विंटर के टाइम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पर एक मैसिव रेनफॉल देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर सम ऑफ द क्रॉप्स, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये कोल्डर कंडीशन क्रिएट कर देते हैं
और साथ ही जैसे यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर और क्लाउड कवर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंट्रैक्ट कर जाते हैं अदर एटमॉस्फेरिक फीचर्स के साथ, दे कैन ऑल्सो कॉज दी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का इम्पॉर्टेंट क्रक्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बात की है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की। देखिए, अर्बन एरियाज़ में एक रहने की समस्या बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि यार अगर आप सिटीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को रहने के लिए दिक्कत हो जाती है, शॉर्टेज है अर्बन हाउसिंग की। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे तो जो अर्बन हाउसिंग की हम बात करें तो आज की डेट में 2/3 ऑफ द सैंक्शन हाउसेस जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रखा गया था उसकी एक्सपेक्टेशन से भी पहले ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो लगभग 2/3 जो सैंक्शन हाउस हैं लगभग इनको यहाँ पर 14 अगस्त के पहले कंप्लीट किया जा चुका है या हैंड ओवर किया जा चुका है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस दिया है कि जो प्रपोज्ड हाउसेज हैं इन्हें भी बहुत से जल्द यहाँ पर बनाकर लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा, सो दैट जो अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो सके। क्योंकि ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की, सो हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य था ताकि जितनी भी अर्बन पुअर हैं वो यहाँ पर एक अच्छा जीवन यापन कर सके और उन्हीं को हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इसका टारगेट रखा गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स थे। पहला, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। यहाँ पर जो मेजर फोकस किया गया था वो लोगों की लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए किया गया था। जो भी स्लम ड्वेलर्स हैं उनको एक अच्छा पक्का मकान यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करी गई थी विद इन द स्लम एरिया, सो दैट जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पर उनके लिए पक्के मकानों की व्यवस्था की जा सके। दूसरा, यहाँ पर बात की गई थी क्रेडिट लिंकिंग सब्सिडी स्कीम की। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था एक फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों तक पहुंचाना जो भी बेनिफिशियरीज हैं, ताकि वो अपने नए घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए सामान खरीद सके। इसमें इंक्लूड किया गया था क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी। जितने भी अफोर्डेबल हाउस थे इनको यहाँ पर एक सब्सिडरी बेनिफिशियरी के अंदर पार्ट लिया गया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर घर है इनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और किचन की व्यवस्था भी पहुँचाना। प्रेफरेंस एरियाज़ की अगर हम बात करें तो मेजरली जो डिफरेंटली एबल पर्सन थे, सीनियर सिटीजन, SC ST OBCs, माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर्स और अदर वीकर्स जो सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी रखी गई थी इन घरों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली डिसाइड किया गया था कि लगभग 1.2 करोड़ हाउसेस को यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 500 क्लास 1 सिटीज़ वुड कवर इन 3 फेजेस। फेज़ 1 की बात करें अगर हम तो 100 सिटीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है स्टेट और यूटी से। फेज़ 2 में यहाँ पर एडिशनल कवरेज किया जाएगा 200 सिटीज़ का, और फेज़ 3 में सारी जितनी भी सिटीज़ बची हैं इन्हें यहाँ पर कवर करके एक बेसिक अर्बन रहने योग्य सोसाइटी, अर्बन रहने योग्य एरिया बनाने पर फोकस किया जाना है। देखिए, एक इमेज से आप इन सिटू डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट को यहाँ पर समझ सकते हैं। इन सिटू आपको पता है उसी पर्टिकुलर स्थान में, सपोज ये एरिया है तो यहाँ से बाहर नहीं ले जाना है, रिलोकेशन नहीं करना है, बल्कि यहीं पर यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपीज़ पर हाउस यहाँ पर ग्रांट दे रखा है। इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंकिंग सब्सिडी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सब्सिडी उनको दी जाएगी जो EWS, LIG, MIG हाउसेस और इंक्रीमेंटल हाउसेस पर बात करेंगे, और इस तरीके के कुछ लोन बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड इज़ दी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर एक पैरास्टेट
एजेंसीज के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ पे 30% 35% जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है फॉर EWS कैटेगरी आर मेड बाय देम, और यहाँ पर सेंटर का असिस्टेंस मिल जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सिडरी फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, तो ऐसे सारे इंडिविजुअल जो EWS कैटेगरी से आते हैं और ये अपना घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सेंटर इन्हें 1.5 लाख रुपए का असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। विद अनदर इमेज यू कैन सी ऑल द डेटा। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात करेंगे कुजीना माने रीडिफाइनिंग चाइल्ड केयर। देखिए, बात कर रहे हैं हम कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम की जिसका नाम है कुजीना माने। कुजीना माने बेसिकली आप 2023-24 का अगर बजट देखेंगे कर्नाटका का गवर्नमेंट का, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये लगभग 400 ग्राम पंचायत में कुजीना माने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कुजीना माने आखिर है क्या? सो बेसिकली ये एक शब्द है जहाँ पर चाइल्ड होम्स की बात की जा रही है और क्रेचेस की बात की जा रही है। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक बच्चों को हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन या सेफ्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकेगी, उन सभी बच्चों को जिनकी माताएं कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, स्पेशली वो मदर्स जो आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम करती दिखाई देंगी। सो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है कुजीना माने। उन सभी वर्किंग मदर्स जो कि मनरेगा के अंदर काम कर रही हैं, उनके बच्चों को एक ही क्रैच यहाँ पर प्रोवाइड करना, एक चाइल्ड होम प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन, केयर और सेफ्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। इनफैक्ट और भी दूसरी माताएं जो कि इसी विसिनिटी के आसपास रह रही हैं, उनको भी इस स्कीम में वेलकम किया गया है। अब देखिए, इस स्कीम को वेलकम करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि देखिए, एक तरफ ये डिमांड साइड सॉल्यूशन को फुलफिल कर रहा है, जहाँ पर जो वुमेन लेबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, उन्हें फोर्स पार्टिसिपेशन करना पड़ता है, अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पाती। ऐसे में मनरेगा को एक तो पूरी तरीके से डिमांड मिल जाएगी, जो लोग हैं जो काम करना चाहती हैं, जो महिलाएं, उनकी डिमांड यहाँ पर पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केयर मिल जाएगी, सो दैट दे विल बी टोटली फ्री फ्रॉम देयर माइंड। यहीं अगर हम बात करें जो यूनियन गवर्नमेंट का डेटा है, आप उसे देखेंगे तो वो शो करता है कि पूरे के पूरे मनरेगा में जो वुमेन हैं, दे कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 50% और इवन मोर इन दी कर्नाटका। ठीक है, जो कि आसपास के क्षेत्रों से बहुत ही ज़्यादा कम है। जब आप बात करेंगे तमिलनाडु, केरला की, जहाँ पे 80% महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिलेगा। ऐसे में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा हर्डल इनके सामने आ जाती है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड ऑल्सो। सो इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिहाज से ये बहुत ही एक्सेलेंट डिसीजन है कोजीना माने का बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसका जो मैंडेट है, ये एक मदर और बच्चे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो महिलाएं हैं, दे आर नॉट जस्ट मदर, फर्स्ट थिंग आप समझिए, बट ये इकोनॉमी और वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन करने वाला एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना केवल महिलाओं के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, बट एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को भी यहाँ पर फुलफिल किया जा रहा है। क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस क्या है? मैटरनल और चाइल्ड हेड प्रोवाइड करना। जैसे आप ICDS की बात करते हैं तो ये कैटर करता है किसी भी बच्चे की डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेज लाइफ में अलग अलग आवश्यकताओं को फुलफिल करना। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम कुजीना माने भी उसे ही फुलफिल कर रही है, सो दैट दे कैन ऑल्सो सपोर्ट द वर्किंग वुमेन विदाउट द maternity precaution with the maternity precaution in the early stages of the child work। ऐसे में महिलाओं को जिन केयर की आवश्यकता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वो पूरी की पूरी यहाँ पर कुजीना माने के तहत फुलफिल की जाएगी। थर्ड अगर हम बात करें तो जो इंडियन हाउस होल्ड है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। ऐसे में वर्किंग वुमेन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वर्किंग वुमेन अगर आपको देखने मिल जाए, इफ़ द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बर्डन देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में जो ट्रिपल बर्डन है काम का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम किया जा सकता है, बिकॉज जो पेड वर्क है, चाइल्ड केयर है, डोमेस्टिक कोर्स है, इन सभी को
टेकर किया जाएगा कुजीना माने के अंतर्गत। जितना भी इस एसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा ये जेंडर बर्डन जो चिल्ड्रन चाइल्ड केयर का है उसको कम करने के लिए। मदरहुड पेनल्टी जो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है बिकॉज ऑफ कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, और वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे बिकम अ बर्डन। सो वो भी यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी नाइस स्टेप जिसमें चाइल्ड सेफ्टी के बारे में भी बात की जा रही है, चाइल्ड केयर के बारे में भी बात की जा रही है, साथ ही जो महिलाएं हैं उनको एक ह्यूमन रिसोर्स मानकर सोसाइटी का बहुत अच्छा पिलर माना जा रहा है। ऑल राइट, ये था इस आर्टिकल के बारे में। साथ ही आप ICDS के बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है बिहार में कास्ट बेस्ड जो सर्वे है वो इतना लीगल चैलेंज क्यों फेस कर रहा है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि जो पिटीशन यहाँ पर चैलेंज की गई है पटना हाई कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने अपहोल्ड कर दिया है वर्डिक्ट ऑफ पटना गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये सर्वे है क्या। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 फेज का एक कास्ट सर्वे करवाने के लिए बिहार में, जिसमें जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो गवर्नमेंट को एक तो बेटर पॉलिसीज बनाने के लिए साथ काम कर सके, साथ ही जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको भी ध्यान में रख के पॉलिसी क्रिएट करने में सरकार की मदद हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने एक 2 स्टेप कास्ट बेस्ड सर्वे यहाँ पर लॉन्च किया था। इस सर्वे का जो एस्टिमेशन था वो कलेक्ट करना था सोशियो इकोनॉमिक डेटा फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 12.70 करोड़ ऑफ जनता, जो कि लगभग बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में रहती है। इसका जो पहला फेज था यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा था हाउसिंग कंडीशन क्या है, किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। इसके बाद साथ ही मिडिल या सेकेंड फेज में अगर आप बात करेंगे तो सर्वे में इन सारी बातों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाना था। हाउएवर जो रिसेंट हाई कोर्ट का वर्डिक्ट यहाँ पर देखने मिला उसने डिसमिस कर दी उन सारी पिटीशन को जो अपोज कर रही थी इस मूव को, एंड द गवर्नमेंट ऑन August 2 रिज्यूम्ड वर्क ऑन द सेकेंड फेज इटसेल्फ। लेकिन सेकेंड फेज की बात करें तो जो डेटा है ये कास्ट बेस्ड डेटा होने वाला है, सब कास्ट बेस्ड डेटा होने वाला है, रिलीजन बेस्ड डेटा होने वाला है। लेकिन जो फाइनल सर्वे है दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन अ ईयर बिफोर 24 इलेक्शन, और इसी को लेकर यहाँ पर पूरा विवाद गरमाया हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर कास्ट बेस्ड सेंसस की आवश्यकता क्यों है। देखिए जो सेंसस है इसे लगभग हर डिकेड की शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर ना केवल कास्ट डेटा के रिकॉर्ड करने की बात की जाती है, अदर देन दैट हु इज लिस्टेड इज शेड्यूल्ड कास्ट उनको भी यहाँ पर मेजर किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ सच सेंसस देयर इज नो प्रॉपर एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ OBCs, वेरियस ग्रुप विद इन द OBCs एंड अदर डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस समय कंडक्ट नहीं करवाया है कोई भी सेंसस। 2011 के बाद से अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी सेंसस हाथ में नहीं है। ऐसे में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कितना परसेंटेज है, लोगों की स्थिति क्या है, इस सभी को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को बेटर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिस्टम को लेकर आएंगे। हालांकि एज यूजुअल होना क्या था, इसको चैलेंज कर दिया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना डिसीजन सुनाने वाला है। यहाँ पर बात की जा रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास किसी भी तरीके की, देखिए पहली बात तो कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है जिसमें ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकें या लोकल अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सके ताकि डेटा किया जा सके, इवन विदाउट आ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 बाय द सेंटर। साथ ही हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट किया कि दे ऑल्सो हैज़ बीन एसिलिएटेड ऑन द ग्राउंड दैट द वायलेट ऑफ द Puttaswamy judgment as it permits the collection of personal data by the state under the executive order। हम डिटेल में समझेंगे पुट्टुस्वामी जजमेंट आखिर है क्या, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंडक्ट कराता है इंडिया में, जिसमें यहाँ पर कलेक्ट किया गया पूरा डेटा ऑन द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट रिलेटेड पैरामीटर
ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरी की पूरी एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करना कि इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और पूरी कंट्री में जो हाउस होल्ड की सिचुएशन वो क्या है। इसको कंडक्ट किया गया था इन द रूरल एरिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और वहीं पर अर्बन में इसको कंडक्ट किया गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन पॉवर्टी एलोकेशन। कास्ट सेंसस एक तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके मुख्य उद्देश्य थे हाउस होल्ड की कंडीशन को पता लगाना, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं और उसके ऊपर कितने लोग हैं उनके बारे में जानकारी पता लगाना, एक डेटाबेस तैयार करना ताकि जितनी भी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं और प्रोग्राम हैं, उन्हें टारगेट बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा सके। सारी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर किस तरीके से फुलफिल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कास्ट, रिलीजन, जो कि पॉलिसी प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो अगर हम SECC की बात करें तो रूरल और अर्बन एरिया में कुछ पैरामीटर्स पे काम करता है, जैसे हाउस होल्ड डेमोग्राफिक्स क्या है, हाउसिंग कंडीशन क्या है, लैंड होल्डिंग और एसेट की कंडीशन क्या है, कहीं पर भी सोर्स क्या है इनकम का, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्या है और सोशियो और कास्ट सिस्टम किस तरीके से है। इसको कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है अपनी डेटा एक्यूरेसी को लेके, और कई बार माना जाता है कि इस तरीके के जो डेटा कलेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक मिसयूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजन डेटा को लेकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी थी पुट्टुस्वामी जजमेंट के बारे में, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पर्सनल डेटा के बारे में, हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी के बारे में। आपको याद होगा कि हम बात करेंगे आर्टिकल 21 से रिलेटेड। 24 अगस्त 2017 को 9 जजेस का एक पैनल यहाँ पर बैठा था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने के लिए मिला था, जहाँ पर जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे बेसिक राइट टू प्राइवेसी गारंटी दिया गया था। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। और प्राइवेसी को यहाँ पर बोला गया कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्ट 3 का ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पर लोगों को एक फंडामेंटल राइट के तहत मिलता है। और ऐसे में बात की जा रही है कि लोगों का जो डेटा आप मांग रहे हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुट्टुस्वामी जजमेंट यानी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था पूरा इस आर्टिकल में, आपको समझ आ गया होगा कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पर वेडनेसडे को अप्रूवल ले लिया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बजट सीमित किया गया है, जो कि मदद करने वाला है हमारे देश में फैले हुए लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा कारीगर और उनके परिवार की। अब देखिए, इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच दैट विल बी एक्टिव फॉर 5 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2023 से लेकर 28 तक हमें ये देखने के लिए मिलेगी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन हैं, जो लोग हैं, जो आर्टिशंस हैं, जो कि डायरेक्टली गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को यहाँ पर फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन पास करते जा रहे हैं, उनको यहाँ सपोर्ट करना और उनको यहाँ इकोनॉमिक मदद करना। इसके एक और मुख्य उद्देश्य था कि जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना प्रोडक्ट्स की, साथ ही इन प्रोडक्ट्स का जो रीच है उसको लोगों तक पहुंचाना, सो दैट यहाँ पर डबल बेनिफिट आपको देखने मिलेंगे। पहला तो डोमेस्टिक ग्रोथ यहाँ पर होगी, जो आर्टिशंस है उनको यहाँ पर मदद मिलेगी। तीसरी, ये जो गुरु शिष्य परंपरा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आती जा रही है, ये एक समय बाद विलुप्त नहीं होगी और एक ग्लोबल वैल्यू चेन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लगभग 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स, जिसमें आप कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, टेलर और इन सब को यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर होगा क्या, PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। एक क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा लगभग 1 लाख रुपए का, इसके बाद सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का, और इसी तरीके से बाद में आप देखेंगे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 5% के साथ यहाँ पर ये बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा ये लोगों की
स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में भी स्कीम काम कर रही है। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे किया जा सके, मार्केट को कैसे एक्सेस किया जा सकेगा डिजिटल फॉर्म में, उसको भी कवर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये स्कीम दो तरीके के स्किल प्रोग्राम पे काम कर रही है, बेसिक और एडवांस। यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी बेनिफिशियरी को स्टाइपेंड ऑफ ₹500 पर डे ड्यूरिंग देयर स्किल ट्रेनिंग, ताकि वो अपनी स्किल ट्रेनिंग को बढ़ा सके। और जैसे ही वो स्किल बढ़ा लेते हैं अपनी, इसके बाद उन्हें लगभग ₹15,000 का सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि वो मॉडर्न टूल्स को खरीद सकें और आसानी से अपनी यहाँ पर को काम में लेकर आ सकें। इस स्कीम का जो पहला ईयर है वो टारगेट करेगा लगभग 5 लाख फैमिलीज़ को, जिसमें लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अगले 5 सालों में कवर किए जाएंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है सेंटर और डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च कर दिया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। देखिए, इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के साथ पार्टनरशिप करते हुए यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल हेल्थ यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ड्यूरिंग इट्स ऑन गोइंग G20 समिट इन दी गांधीनगर, गुजरात। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो डेटा कवरेज को यहाँ पर बढ़ाना, हेल्थ इंटरफेस को बढ़ाना और जितना भी इन्वेस्टमेंट है डिजिटल हेल्थ सेक्टर में उसको बढ़ाकर लेकर आना। देखिए, हम इस G20 समिट की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य एक इंटर मेडिकल काउंटर मेजर यहाँ पर क्रिएट करना, एक नेटवर्क टू नेटवर्क अप्रोच यहाँ पर क्रिएट करना, ताकि फ्यूचर हेल्थ जो इमरजेंसीज़ हैं उनको यहाँ पर केटर किया जा सके। जब हम बात कर रहे हैं इंटर मेडिकल काउंटर मेजर्स के बारे में, तो इसको एक टेम्परेरी या मल्टी फेसेड अप्रोच माना जाता है टू एड्रेस द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इसकी नीड अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई सडन कोई डिसीज़ है जिसका आउटब्रेक आपको देखने मिला है, या कोई हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर आ गए हैं, या अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे में यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करना, एक काउंटर मेजर यहाँ पर तैयार करना, ताकि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के पहले ही इसको एड्रेस किया जा सके। MCMs की बात करें तो इनको डिज़ाइन किया जा रहा है एक रैपिड रिस्पॉन्सिव टीम की तरह, जो कि इमरजेंसी हेल्थ थ्रेट को, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़, आउटब्रेक, बायोटेररिज्म जैसी जितनी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उनको तुरंत या तत्काल प्रभाव से टैकल कर सके। यहाँ पर वैक्सीनेशन, एंटीवायरल मेडिकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टूल, थेरेपेटिक एजेंट्स और पब्लिक हेल्थ मेजर्स की भी बात की जा रही है। इनके अगर हम गोल की बात करें तो MCM का जो इंटरिम गोल है वो डिसीजेस को मिनिमाइज करना, मॉर्बिडिटी को कम करना, मोर्टालिटी को यहाँ पर कम करना, साथ ही जो अननेसेसरी बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पर उसको भी कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं हम मेंस के क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसका वेदर पैटर्न पर और इंडिया पर किस तरीके से असर आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा सवाल है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जिसे गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है, इसके क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और ये किस तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को यहाँ पर प्रभावित करेगी। आप चाहें तो अपने आंसर हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। यू कैन अपलोड योर आंसर, वी विल सी देम एंड वी विल टेल यू कि यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.